नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर दोपहर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। यूक्रेन से छात्रों का भारत लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। भारत के ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे छात्रों को सुरक्षित लाया जा रहा है और साथ ही आपको बता दें कि यूक्रेन में फंसे छात्र गुरुग्राम पहुंचे, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनसे मुलाकात की, उनके परिजनों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा यूक्रेन में फंसे एक एक छात्र को सुरक्षित वतन लाने के लिए मोदी सरकार संकल्पबद्ध है। ऑपरेशन गंगा के तहत छात्रों की पूरी मदद की जा रही है। कई छात्रों ने अपने दर्द भरी दास्तां बयां की। बच्चों को सुरक्षित पाकर उनके परिजनों में भी काफी खुशी नजर आई और उन्होंने मोदी सरकार की इस पहल का जमकर तारीफ की। बहुत बड़ी समस्या अचानक आ गई थी। यूक्रेन का और रशिया का जो युद्ध चल रहा है उसमें हमारे यहाँ के पूरे देश भर के लगभग 18,000-19,000 छात्र थे। हरियाणा के भी उसमें 1800 छात्र हैं। पहला काम तो यह है कि वो सकुशल वहाँ से वापस लौट आए। उसकी व्यवस्थाएं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने की। हमारे कई मंत्री वहाँ से स्पेशल फ्लाइट्स वहाँ से चलाई गई और उसमें अधिकांश लोग वापस लौट आए हैं। फिर भी कुछ अभी शहरों में फंसे हुए हैं और बॉर्डर्स के ऊपर जो लोग हैं उनको फ्लाइट्स लेकर के जा रही हैं। मैं समझता हूँ कि जो लोग अंदर रह गए हैं वो सुरक्षित कैसे निकलें, इसकी चिंता प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं और हम लोग भी लगातार अपने जो हरियाणा के लोग हैं उनसे संपर्क बनाए हुए हैं। 1800 के आसपास हरियाणा के जो छात्र थे उसमें से 80 के आसपास अभी भी यूक्रेन में शहरों में जो हैं उनका संपर्क बना है और कैसे वो निकल सकते हैं उसकी चिंता हम सब कर रहे हैं। और जब सब वापस आ जाएंगे तो फिर आगे इनके भविष्य की चिंता भी जरूर भारत सरकार भी करेगी, एमसीआई करेगी। और यूक्रेन और रूस के बीच जंग लगातार जारी है। आपको बता दें कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को मिशन गंगा के तहत लगातार वापस स्वदेश लाया जा रहा है और भिवानी की कशिश रोमानिया बॉर्डर से भारत पहुंची है। रोमानिया से घर पहुंचने के बाद छात्रा कशिश के माता पिता ने मोदी सरकार का धन्यवाद किया। You guys know that we are just moving from our own. मैं यूक्रेन चर्निवत्ती शहर में BSMU यूनिवर्सिटी बुकोविना यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। मैं अभी 27 तारीख को सुबह भारत सरकार का मिशन गंगा मिशन के तहत वापस आई हूँ युद्ध में से। मैं वहाँ पे 24 तारीख को सुबह जिस दिन बम धमाके हुए कीव पहुँची थी और फिर वहाँ से हमें रेस्क्यू किया गया। हम बहुत चल के 10 किलोमीटर कुछ चल के हम हमारी बस तक पहुंचे। फिर वहां से हमें हमारे हॉस्टल पहुंचाया गया और फिर वहां से हमें बॉर्डर तक भारत सरकार के मिशन द्वारा बॉर्डर तक पहुंचाया गया, जिसमें हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हर जगह जाम था, लोग पैनिक कर रहे थे, धमाके हो रहे थे। उन सब के बीच में मैं जैसे तैसे बॉर्डर तक पहुंची, बॉर्डर क्रॉस किया। उसके बाद हमें काफी ठीक महसूस हुआ और हमें कुछ खाने पीने को भी मिला, रिफ्रेशमेंट्स वगैरह मिली। उसके बाद हम रोमानिया एयरपोर्ट पे पहुंचे, सारे इमिग्रेशन वगैरह करके पूरी सब कुछ करके लीगल रोमानिया एयरपोर्ट पे पहुंच के हमें एयर इंडिया की फ़्लाइट आई थी। एयर इंडिया की फ़्लाइट में बिठाया गया। फिर वहाँ पे हमें काफ़ी अच्छे से हमारे साथ बर्ताव किया गया। हमें बहुत प्यार से वापस अपने देश भारत लाया गया और यहाँ पे आते कैबिनेट मिनिस्टर ने हमारा। तो वहीं आपको बता दें कि यूक्रेन में फंसे छात्रों की जानकारी के लिए फरीदाबाद के सेक्टर 16 में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से अपने बच्चों के बारे में किसी भी अभिभावक को कोई भी जानकारी चाहिए तो बच्चों की पूरी डिटेल्स यहां पर उपलब्ध होगी। MEA को जानकारी भेजी जाती है, जिससे उस बच्चे की लोकेशन और सारी जानकारी अभिभावकों तक पहुंचाई जाती है। ये कंट्रोल रूम 24 घंटे और सातों दिन कार्य करता है। ये जानकारी फरीदाबाद के जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव ने दी। में से 113 घर हमने विजिट कर लिए। 4 बच्चे फरीदाबाद के टोटल जो MEA से हमारे पास डाटा आया है 117 बच्चे, और हरियाणा सरकार से जो हमें आदेश मिले थे, डिवीजन कमिश्नर और हमारे रेजिडेंट कमिश्नर संजय जून सर है, वो इसके नोडल अधिकारी हैं। तो उनके निर्देशों के बाद जो डायरेक्शंस आई थी 117 के 17 जो बच्चों के घर पे हमने विजिट किए हैं। हमारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार और सीनियर ऑफिसर्स ने पर्सनली वहां जाके उनके परिवार वालों से मदद की है। 117 में से 113 घर हमने विजिट कर लिए।
4 बच्चे फरीदाबाद जिनका एड्रेस था वो गलत था। एक नासिक से था, एक पलवल डिस्ट्रिक्ट से था, एक रेवाड़ी में शिफ्ट हो गए। वहीं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा आज बल्लभगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने गुरुग्राम नहर पर सेक्टर 3 और 8 के बीच बनाया गया 6 लेन पुल और करीब 1 किलोमीटर लंबी 6 लेन रोड का उद्घाटन किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ में करीब 10 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। आयोजन में मौजूद परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने मीडिया से बातचीत भी की और कहा कि हम विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। साथ ही उन्होंने बताया प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बल्लभगढ़ के विकास पर पूरा ध्यान दिया है। सम्मानीय जोड़ी तिकड़ी मंच पर उपस्थित थी जब हमने और इसका श्रेय जाता है भाई मूलचंद शर्मा जी, जिसने बल्लभगढ़ की छोटी से छोटी समस्या को समझा है, समझकर उसका निदान किया है। चाहे उनको मुख्यमंत्री जी का सहयोग लेना पड़ा हो, केंद्र सरकार का सहयोग लेना पड़ा हो, या हम जैसे लोगों का सहयोग लेना पड़ा हो। और ये सब काम ऐसे नहीं होते। अगर अच्छी नीयत की सरकार आएगी, अच्छी नीयत के चुने हुए प्रतिनिधि आएंगे तो अच्छे काम होंगे। और जिनकी नीयत ही काम करने की नहीं होगी, सिर्फ राज करने की होगी, तो फिर काम भी ऐसे होंगे जैसे जो 2014 से पहले हुए। बैठ करें। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा आज बल्लभगढ़ पहुंचे। उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम नहर पर सेक्टर 3 और 8 के बीच बनाया गया 6 लेन पुल और करीब 1 किलोमीटर लंबी 6 लेन रोड का उद्घाटन किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ में करीब 10 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। आयोजन में मौजूद परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि हम बल्लभगढ़ के विकास को लेकर प्रयासरत हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय आपको बता दें कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बल्लभगढ़ के विकास पर पूरा ध्यान दिया है। वहीं गुरुग्राम में हर खबर चैनल की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। आपको बता दें कि एक एक्सप्रेस ग्रीन एक सोसाइटी मानेसर में रास्ते को लेकर यहां पर समस्या देखने को मिली थी। जिसकी खबर को हमारे चैनल ने प्रमुखता से दिखाया था और खबर चलने के बाद स्थानीय विधायक सत्यप्रकाश जरावता ने संज्ञान लेते हुए रास्ते को जल्द से जल्द ठीक करवाने का आश्वासन दिया। आई थी हमने खबर, स्थानीय विधायक ने इस पर संज्ञान लिया और एमएलए सत्यप्रकाश जरावता ने आश्वासन दिया समस्या का जल्द ही समाधान होगा। वहीं लोगों ने हर खबर का धन्यवाद भी किया। हर खबर से आपको बता दें कि यहाँ पर अब खबर है हिसार से, जहां हल्का उकलाना के नगर पालिका में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके दलाल पर 1 लाख रुपए मांगने का आरोप लगा है। वहीं शिकायतकर्ता संदीप कुमार ने बताया कि जब से नगर पालिका बनी है तब से प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर गरीबों को ठगा जा रहा है और उन्होंने मुख्यमंत्री से गुहार भी लगाई है। कहा है कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी और उनके दलालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने ना पहले फार्म भरा गया था प्रधानमंत्री आवास योजना वाला, तो उसके दौरान मतलब लगभग 3-4 वर्ष पहले मैं रत्ती फार्म भरा था और उसके बाद जो हमारा बीच में मकान गिर गया, जिससे कि हमने इधर उधर से कहीं से भी पैसे उठा करके हमने मकान खड़ा किया। मेरे पापा ने पैसे ब्याज से उठाए, मेरी माँ ने छोटे छोटे ग्रुप लोन से पैसे उठाए
जिससे कि हमने मकान खड़ा किया। और उसके बाद अब हमारी किस्त मतलब 2022 के अंदर 16 फरवरी को आ चुकी है 2022 में। तो जिससे कि मतलब नगर पालिका के कर्मचारी और एक दीपक सुरेवाड़ा है गांव का निवासी जो कि दलाल है, वो हमसे पैसे रिश्वत मांग रहा है 1 लाख रुपए, जिससे कि वो हमें बार बार टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है। रिश्वत दो 20,000 तो मैंने दे दिए हैं, मतलब फोर्स करके ले गया 20,000 रुपये। 30,000 रुपये शाम को लेने के लिए आया था, जिससे कि डरा धमका के मतलब अच्छा बुरा बोला मेरी माँ ने, और हमने भी बोला मारने की धमकी दे के गया, जिससे कि मेरा परिवार और मैं सदमे में मतलब डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा। वो 20,000 पहले लेके गया, 30,000 अब मांग किस चीज़ के रहा हो, क्या करवाया उन्होंने? वो बोल रहे हैं कि मैंने पास लोन करवाया है और हमने ही, हमारे एक बंदे होते हैं जो ऊपर यानी कि लोन पास करते हैं। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की 21 दिन की फरलो पूरी होने के बाद से राम रहीम के अनुयायियों में अलग ही जोश देखने को मिल रहा है। गुरुग्राम में जहां डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ठहरे थे, वहां पर अब 10 लाख डेरा प्रेमी सफाई अभियान चला रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से सफाई अभियान चलाया जा रहा है। डेरा प्रमुख ने अपनी फरलो गुरुग्राम नाम चर्चा घर में पूरी की थी। इस अभियान में हरियाणा, दिल्ली, यूपी, पंजाब और राजस्थान सहित देश के हर कोने से सेवादार शामिल हुए। वहीं चरखी दादरी में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि एसपी दीपक गहलावत के निर्देश पर पुलिस ने रात में नाकाबंदी की और वाहनों की चेकिंग भी इस दौरान की गई। चरखी दादरी थाना प्रभारी ने बताया कि पूरे हरियाणा में विशेष नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत चरखी दादरी में भी चलाया गया। चरखी दादरी में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि एसपी दीपक गहलावत के निर्देश पर पुलिस ने रात में नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग की। चरखी दादरी थाना प्रभारी ने बताया कि पूरे हरियाणा में विशेष नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत चरखी दादरी में भी चलाया गया है। पलवल जिले के होटल में एक कपड़ा शोरूम में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि आग इतनी भयंकर थी कि आसपास की दुकानों को भी चपेट में ले लिया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं पलवल की तस्वीरें, जहां पर एक कपड़ा शोरूम में भयंकर आग लगी और आग इतनी ज्यादा विकराल हो गई कि उसने आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। हरियाणा में हर रोज कोरोना के मामलों में कमी नजर आ रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 180 नए मामले सामने आए हैं और 277 लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं एक दिन में प्रदेश में कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई। कोरोना का रिकवरी रेट की बात करें तो प्रदेश में रिकवरी रेट 98.80% पहुंच गया है। गुरुग्राम में कोरोना के 99 नए मामले सामने आए हैं और जबकि बात अगर करें फरीदाबाद की तो 13 मामले फरीदाबाद से, हिसार में 13, पलवल में 9 और रोहतक में 4 नए मामले सामने आए हैं। भिवानी में एक भी कोरोना का मरीज नहीं मिला। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जगाधरी की शांति कॉलोनी में 2 करोड़ रुपए की लागत से बनी सड़क और 13 ट्यूबवेलों का उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्री ने इस मौके पर कहा कि सरकार लगातार बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य कर रही है
और लगातार सरकार प्रयासरत है प्रदेश के विकास को लेकर। लगातार युवाओं के लिए, उनके रोजगार के लिए विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। तो जगाधरी की शांति कॉलोनी में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर गए। 2 करोड़ रुपए की लागत से बनी सड़क और 13 ट्यूबवेलों का उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्री ने इस मौके पर कहा कि सरकार लगातार बिना किसी भेदभाव के विकास कर रही है। हमारी सरकार के राज में प्रदेश विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। उन्होंने इस दौरान विधानसभा में हुए हंगामे पर भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि बजट को लेकर सभी दलों से मुख्यमंत्री ने बात की और सबके सुझाव लिए। आगामी बजट जन कल्याणकारी होगा। नमस्ते सरकार, क्या हाल है? जिस प्रकार से नियमों की अनदेखी विपक्ष ने की और जिस प्रकार से एक बिल प्रस्तुत किया, उस पे जो चर्चा थी, उसके दौरान उस बिल को फाड़ने का जो काम किया, वो उस टाइम तक विधानसभा का एक डॉक्यूमेंट बन चुका था। और जिस प्रकार से उसको फाड़ के जो अमर्यादित व्यवहार हमारे बहुत ही सीनियर मेंबर हैं जो उन्होंने किया, तो उसके खिलाफ माननीय अध्यक्ष जी ने उस पर नोटिस लिया और उनको इस सेशन के लिए, पूरे टाइम के लिए निलंबित करने का आदेश उन्होंने दिया। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की कोई तैयारी नहीं थी, उनके पास कोई विषय नहीं था। इस वजह से जानबूझ के उनका ये प्रयास था कि किसी तरीके से हम वॉकआउट कर दें। वहीं जहां माननीय मुख्यमंत्री जी के मुंह से अगर एक शब्द निकला था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको तुरंत वापस ले लिया। उसका एक ही था आधार कि हम चाहते थे कि डिस्कशन होनी चाहिए, हम चाहते थे वो हाउस में बैठे हो डिस्कशन हो, जबकि वो चाहते थे, जबकि होना उनका चाहिए था, लेकिन वो चाहते थे वो डिस्कशन करने के लिए तैयार नहीं था। धर्मांतरण में किसी भी मत और संप्रदाय के खिलाफ कोई शब्द नहीं था उसमें केवल यही था कि जो इनोसेंट लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई दबाव से उनको उनका धर्म परिवर्तन करा दे या लालच दे के करवा दे या उनको गुमराह करके करा दे, झूठ पका के करा दे। मान लीजिए किसी को कह दे तेरी शादी करा दूंगा, किसी को कह दे तेरी बीमारी ठीक कर दूंगा, इस तरीके से लालच दे के किसी का धर्मांतरण ना हो। हाँ, अगर कोई चाहता है अपनी पूजा पद्धति बदलना चाहता है तो बदल सकता है, वो डीसी के पास दे और 1 महीने के बाद वो कर सकता है। उसमें कोई बहुत बड़ी संख्या में वहां से बच्चे आ चुके हैं, लेकिन सरकार बड़ी गंभीरता के साथ लगी और सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की जो कारगुजारी है उसकी तारीफ की। देखिए, ये विषय जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का है और प्रधानमंत्री जी बहुत ही कुशलता के साथ इसको सारे को टैकल कर रहे हैं और पूरी दुनिया ने भी इसकी तारीफ की है और हमारे जिस प्रकार से हम अपने विद्यार्थियों को वहां से निकाल के आए, इसकी तारीफ। जाखल हिसार रेलखंड के जमालपुर शेखा रेलवे स्टेशन पर 4 ट्रेनों के ठहराव को मंजूरी दे दी गई है। सिरसा से लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल के प्रयासों के चलते ये मंजूरी दी गई। शनिवार को सांसद सुनीता दुग्गल और साथ ही हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला ने कार्यक्रम में जमालपुर शेखा रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि क्षेत्र के लोगों की जो भी मांग है उनको वो पूरा करवाने के लिए प्रयासरत है। सांसद के प्रयासों से ट्रेनों के ठहराव को मंजूरी के लिए स्थानीय लोगों ने सांसद का धन्यवाद किया। चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। झज्जर दौरे पर हैं सीएम मनोहर लाल। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल झज्जर दौरे पर हैं।
गुरुकुल के 106 वार्षिक महोत्सव में उन्होंने शिरकत की और सांसद अरविंद शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, झज्जर दौरे पर सीएम मनोहर लाल। गुरुकुल के 106 वार्षिक उत्सव में वो शामिल हुए। वीरांगनाओं को शॉल और प्रशस्ति पत्र देकर उन्होंने सम्मानित किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी इस दौरान मौजूद रहे। सांसद अरविंद शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, झज्जर दौरे पर हैं सीएम मनोहर लाल। इस दौरान उनके कई सारे कार्यक्रम रहे। गुरुकुल के 106 वार्षिक उत्सव में वो शामिल हुए। वीरांगनाओं को शॉल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी इस दौरान मौजूद रहे। तस्वीरें उस दौरान की जब सीएम मनोहर लाल गुरुकुल के 106 वार्षिक उत्सव में पहुंचे। उनका स्वागत किया गया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे। गन्नौर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दरअसल नेशनल हाईवे 44 पर एक तेज रफ्तार कैंटर ट्रक से टकरा गया, जिसके चलते कैंटर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। और बताया ये जा रहा है कि हादसे के वक्त कैंटर में करीब 40 लोग मौजूद थे, जिनमें से 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक कैंटर में सवार नोएडा और फरीदाबाद के 2 परिवार मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे। घटना के बाद से पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सुबह 5 बजे पुलिस को सूचना मिली कि 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया है। सूचना मिलने पर मैं व मेरी पुलिस पार्टी व मेरा एसएचओ खुद मौका पर पहुंचे और उसमें घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया। और ये थोड़ा जो कंटेनर था पड़ा, ये रोड का बीच में खड़ा कर रखा था इसने। ये कहीं नींद आ गई ड्राइवर को और ये खड़ा करके वहाँ सो गया था उसके अंदर। और एक्सीडेंट जो हुआ है इसके पीछे से कोई रिफ्लेक्टर या कोई ऐसा निशान न होने के कारण से उसकी परिवार में एक आदमी की के नाम से मौत हो गई। ये लोग गाजियाबाद के रहने वाले हैं और ये वैष्णो देवी की यात्रा पर निकले हुए थे। एंड रास्ते में जो है किसी कैंटर के साथ इनकी टक्कर भिड़ंत हो गई, जिसमें ये लोग घायल हुए थे। इसमें से काफ़ी के माथे पे चोट थी और काफ़ी को स्टिचिंग और ये करनी थी। जैसे हमारे पास आए, हमने अपने पूरे इनको बेसिक ट्रीटमेंट देने की कोशिश की, बेसिक जांचें शुरू की। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।